नमस्कार मित्रों, मैं आलोक मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सभी जानते हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है और इस फाइनेंशियल ईयर में हम सभी अपने टैक्स की प्लानिंग करते हैं और करना भी चाहते हैं। हम सभी देखते हैं कि जब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है और इनकम टैक्स फाइलिंग की डेट आती है, जब हम ITR फाइल करने जाते हैं तो हम सभी कहते हैं भाई हमारा टैक्स कैसे भी बच जाए, हमें टैक्स देना न पड़े, कम से कम टैक्स देना पड़े, ऐसा कुछ जुगाड़ लगाइएगा कि कम से कम टैक्स पे करना पड़े। अच्छा, तो ये जुगाड़ लग नहीं पाता है। बहुत जुगाड़ लगाने के बाद कम से कम टैक्स हम लोग सेव कर पाते हैं। तो अगर हम इस टैक्स की प्लानिंग पहले से ही कर लें, अगर हम टैक्स की प्लानिंग पहले से ही कर लें तो हम बहुत सारे टैक्स बचा सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट अमेंडमेंट हो चुका है और अभी टैक्स हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था वो चेंज होके हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 से 2025 हो चुका है, 2025 हो चुका है और ये लागू हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2026 से। क्लियर? तो अभी हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 का, जो अगले 2 महीने में क्लोज होने वाला है और समाप्त होने वाला है। क्लियर? तो अगर हमें अपने इनकम टैक्स की प्लानिंग करनी है तो हमारे पास 2 मंथ है, बाकी तो मंथ हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं। क्लियर? अच्छा, अब ये प्लानिंग किसके लिए करनी है? सबसे बड़ी बात ये, तो अगर आपकी सैलरी 12 लाख से कम है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी सैलरी 12 लाख से कम है, एनुअल पैकेज की बात कर रहे हैं, 12 लाख से कम है तो आप कंबल डाल के सो जाइए। और ये वीडियो आपके लिए है भी नहीं, आप जा सकते हैं, कट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सैलरी 12 लाख से ज़्यादा है तो ये वीडियो आपके लिए, और आपको अपनी प्लानिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। नहीं तो फिर वही आप किसी CA के पास जाएंगे, लास्ट में ITR भरने, बोलेंगे सर देख लीजिए कि टैक्स न आए, टैक्स न भरना पड़े, ऐसा कुछ जुगाड़ लगा दीजिए, कुछ पैसा ले लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो ये चीज़ें आप कहते हैं, लेकिन वो वहाँ पे फिर बात बनती नहीं है क्योंकि बीमारी बढ़ चुकी है। क्लियर? गवर्नमेंट ने जो ये 12 लाख का स्लैब किया है, ऐसे नहीं किया है। गवर्नमेंट इतना ज़्यादा नहीं लगेगी, वो 4 कदम आगे सोचती है। गवर्नमेंट ने 12 लाख रुपए का स्लैब बढ़ाया, आपका अप्रैल से 8वां वेतन लगने वाला है, जस्ट सैलरी डबल हो जाएगी और जैसे बाद सभी लोग 12 लाख के ऊपर चले जाएंगे। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है 12 लाख से ऊपर चले जाएंगे और जैसे ही 12 लाख के ऊपर गए, आपका जो एग्जम्पशन क्लेम किया गया है 87A का रिबेट, वो ख़त्म हो जाएगा। तो रिबेट का फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। क्लियर? तो ये वीडियो उसके लिए है जिसकी सैलरी 12 लाख के ऊपर है, और जिसकी भी सैलरी 12 लाख से कम है वो कंबल डाल के सो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, बढ़ रहा है कि घट रहा है, प्लानिंग करनी नहीं करनी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं 12 लाख के ऊपर वाले की। 2 चीज़ें हैं, इनकम टैक्स चेंज हुआ, न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम। 2 रिजिम हमारे पास आ गई। न्यू रिजिम में किसी प्रकार का डिडक्शन हम नहीं ले सकते, हम सभी जानते हैं। तो बचा हमारे पास ओल्ड रिजिम। ओल्ड रिजिम का स्लैब स्ट्रक्चर इतना हाई है, 10 लाख के बाद या 10 लाख से 30% का टैक्स स्टार्ट हो जाता है। अब सोच लीजिए कि अगर आपकी सैलरी 20 लाख का पैकेज है तो 10 लाख माइनस करके 10 लाख पे 30% निकाल लीजिए, कितना टैक्स पे करेंगे आप? तो अब दूसरा रास्ता क्या है? एक चीज़ और जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाला कौन है? सैलरी पर्सन, एम्प्लॉय। सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाला कौन है? एम्प्लॉय, सैलरी पर्सन। ठीक है? बिजनेसमैन टैक्स नहीं पे करता, ऐसा नहीं कहते नहीं पे करता, मीन्स ना के बराबर पे करता है। एक बिजनेसमैन की टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी 0 आ सकती है, लेकिन अगर एक एम्प्लॉय की सैलरी 1 करोड़ है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी 40 लाख है, 40 लाख रुपए की, और वो कहीं से ही बचा नहीं सकता। बिजनेसमैन अपने खर्चे दिखाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा, वो बचा लेगा, बट एम्प्लॉय को देना ही देना है।
कहीं से भी बचा नहीं सकता। क्लियर? तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि आप कैसे प्लानिंग कर सकते हो। दो चीज़ें हैं, देखो ओल्ड रिजिम में ही जाना है अगर आपको टैक्स बचाने हैं। अब ओल्ड रिजिम में सबसे बड़ा सेक्शन कौन सा है जो हाईएस्ट बूम पर हमको डिडक्शन दिला सकता है? तो हाईएस्ट बूम पे डिडक्शन आपको एक ही सेक्शन दिला सकता है, वो 80G, सेक्शन 80G, जिसको हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, जिसको सैलरी पर्सन बहुत कम यूज़ करता है। वो टैक्स दे लेगा लेकिन किसी को डोनेट नहीं कर सकता, किसी को डोनेशन नहीं दे सकता। अगर किसी को कहता 100 रुपया डोनेट कर दो तो वो नहीं कर सकता, लेकिन वो 1000 रुपये का टैक्स पे कर सकता है। और यही कंपनी देखोगे, कंपनी हर NGO सोसाइटी को डोनेट करती रहती है। ठीक है, तो आज हम एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। आपको अगर बचना है तो आप प्लानिंग करिए इनकम टैक्स की, और आप किसी न किसी ट्रस्ट, सोसाइटी, NGO को डोनेशन करिए, डोनेट करिए। अब किस ट्रस्ट और सोसाइटी को डोनेट करेंगे? तो ऐसी ट्रस्ट और सोसाइटी जिसका 80G 12A का रजिस्ट्रेशन है, उसी को आप डोनेट करेंगे, तभी आपको प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा। क्लियर? तो अगर आप इस डोनेशन के बारे में जानते हैं और आप डोनेट करना चाह रहे हैं, आप अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाह रहे हैं, तो हमारा ट्रस्ट है धर्मा चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट। ऐसे व्यक्ति जो डोनेट करना चाहते हैं बट ट्रस्टेड पर्सन नहीं मिल रहा है, ट्रस्टेड समिति नहीं मिल रही है, संस्था नहीं मिल रही है, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। धर्मा चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट, इंदिरा नगर, लखनऊ। हमारी ट्रस्ट एजुकेशन, हेल्थ और अन्य सोशल वेलफेयर में वर्क करती है, और हमारे ट्रस्ट में जो भी डोनेट करता है उसको एज ए गेस्ट हम लोग हर कार्यक्रम में, हर फंक्शन में बुलाते हैं, उसको प्रॉपर हम लोग इनवाइट करते हैं, उसको हम प्रॉपर हम लोग उसका नाम नेम प्लेट लगाते हैं, बैनर पे लगाते हैं, और हर फंक्शन में उनको इनवाइट करते हैं एज ए मेंबर, एज ए सदस्य। ठीक है, तो आप अगर आप डोनेट करना चाह रहे हैं तो आप धर्मा चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट में डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, हम डोनेट क्यों करें? तो डोनेट करने का दो फायदा है। एक तो आप हमारे थ्रू एक सोशल वर्क में योगदान दे पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे। दूसरा, आप अपनी टैक्सेबल इनकम में छूट ले पाएंगे। आप अपनी टैक्सेबल इनकम में छूट ले पाएंगे। आप अपने इनकम टैक्स की लायबिलिटी को कम कर पाएंगे। आप अपने इनकम टैक्स एग्जम्पशन को ले पाएंगे। एनी अदर आपको टैक्स तो पे करना ही है, आप वो टैक्स गवर्नमेंट तो लेगी ही लेगी। तो अगर आप थोड़ा सा सहयोग करके हम लोगों के साथ किसी तीसरे पर्सन का सहयोग हो जाएगा, आपके माध्यम से हम किसी तीसरे ज़रूरतमंद पर्सन का सहयोग कर सकते हैं और करते भी हैं। आप जैसे लोगों को से हम अगर 10-10 रुपये लेते हैं तो 1000 रुपये इकट्ठा करते हैं, तो हम किसी ज़रूरतमंद को वो 1000 रुपये डोनेट करते हैं, देते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उसकी फ़ीस भरते हैं, उसके हेल्थ में हम लोग कहीं न कहीं हॉस्पिटल से लेकर यहाँ से लेकर वहाँ तक उसका इलाज कराते हैं। हर तरीके से हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो रही बात इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, हम सभी जानते हैं इनकम टैक्स एक्ट में डोनेशन का 50% एग्जम्पशन होता है, 50% आप क्लेम कर सकते हो। तो क्यों ना हम ऐसी जगह डोनेट करें जहाँ पे वो पैसा किसी न किसी के सहयोग में आए, किसी न किसी के काम में आए, किसी न किसी के उपयोग में आए। तो आप ऐसी जगह, मैं ये नहीं कहता कि आप हमें ही हमारे ही ट्रस्ट को डोनेट करिए, आप कहीं भी डोनेट करिए, आप किसी जगह भी डोनेट करिए। आप बस ये देखिए कि जो आप डोनेट कर रहे हैं, क्या वो पैसा एक्चुअल में किसी के सहयोग के लिए यूज हो रहा है, किसी के मदद के लिए यूज हो रहा है। ऐसा तो नहीं आप पैसा दे रहे हैं वो कुछ और कर रहा है। तो बस ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, और ये चीज़ हमारे फर्म में आपको मिलेगी कि आप जितना पैसा डोनेट करेंगे वो किसी न किसी की सहायता, मदद में ही उपयोग होगा। और हम लोग ये प्रयास करते हैं कि उस फंक्शन में आपको भी बुलाया जाए, आपके हाथों से वो डोनेट और वो सहायता किसी न किसी को मदद पहुंचाया जाए। ये हमारा पूरा प्रयास रहता है, भरसक प्रयास रहता है कि हम जो भी कार्यक्रम करें, जो भी फंक्शन करें, जितने भी डोनर हैं, जितने लोग भी हमें डोनेट करते हैं या डोनेट किए हैं, उन सभी को उस फंक्शन में इनवाइट किया जाए, बुलाया जाए।
जिससे उनको भी लगे कि हमारा पैसा सही जगह यूज हो रहा है और हमें देने का गर्व हो कि हाँ चलो हमने अगर 100 रुपये दिए तो 100 रुपये हमारे ज़रूरतमंद के पास गए। तो आप सभी से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे ट्रस्ट में सहयोग करिए, धर्मा चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट में। आपके सहयोग से समाज का सहयोग होता है, आपका सहयोग पूरे समाज की भलाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।